दोस्तों, बीए भाग तृतीय के लिए तैयार इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। निबंध के अध्ययन के अंतर्गत आज हम निबंध के तत्व जो है उन पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़ हम तत्व क्या हैं उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। हालांकि पहले ये चर्चा हमारी हल्की सी हो चुकी है कि निबंध की जो विषय वस्तु है वो जिन जिन मुख्य बातों से मिलकर के बनती है, जिन विचारों से मिलकर बनती है, या जो जो आवश्यक विषय वस्तु है उनसे मिलकर के बनती है, वो कौन सी है, और उससे जो स्वरूप निबंध का निखर कर के आता है उसे ही हम तत्व कह सकते हैं। अर्थात निबंध जिन तत्वों से मूलतः बना होता है वही निबंध के तत्व कहलाते हैं, जिनके बिना निबंध का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। तो इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। तो ये जानते हुए कि आधुनिक हिंदी विद्वानों एवं पाश्चात्य विद्वानों ने निबंध की जो परिभाषाएं दी है और हमने अब तक जो पढ़ी है, उनका अध्ययन जब हमने किया तो निबंध के कुछ आवश्यक तत्व जिन पर कि निबंध का स्वरूप पूरी तरह निर्भर करता है उभर करके हमारे सामने आ जाते हैं। और उनकी संख्या भी निर्धारित की जा सकती है। हाँ, उसमें वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनकी संख्या कितनी हो ये भी अलग अलग लोग अलग अलग बता सकते हैं, और उनके आधार भी अलग अलग होते हैं। तो निबंध के तत्व हम निर्धारित करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम कोई न कोई आधार लें। बिना आधार के कोई तत्व निर्धारित नहीं किए जा सकते। तो निबंध के तत्व क्या हैं, इसका निर्धारण करने के लिए अक्सर कोई न कोई आधार होता है। अतः निबंध के तत्वों का निर्धारण करने के लिए भी हमें भिन्न भिन्न आधारों का सहयोग लेना पड़ता है। तो निबंध के तत्वों को इन आधारों पर हम बांट सकते हैं। वो आधार तीन माने जा सकते हैं। तीन आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर निबंधों के तत्वों का विभाजन या निर्धारण किया गया है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सर्वमान्य रूप से तीन आधार जो लिए गए हैं वो तीन है संख्या में। एक तो लेते हैं निबंध के अंगों के आधार पर, कि निबंध के जब लिखते हैं पढ़ते हैं तो कौन कौन से अंग हैं, उसके आधार पर निबंध के तत्वों का निर्धारण होता है। दूसरा है व्यक्तित्व के आधार पर। निबंधकार का जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभूति है और उन अनुभूतियों को प्रकट करने का जो तरीका है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है अभिव्यक्ति, कि जो जो अनुभूतियाँ उसने की है निबंधकार ने, वो अभिव्यक्ति किस तरीके से कर रहा है, तो उसके आधार पर भी निबंधों का विभेदन किया जा, निबंधों के तत्वों का निर्धारण किया जा सकता है। तो तीन आधार ऐसे हैं जिसके अनुसार हम निबंध के तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं कि निबंध के कितने तत्व होते हैं। कौन से अंग, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति। अंग, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति, ये तीन आधार हैं जिसके आधार पर हम तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं कि निबंध के कितने तत्व होंगे। अब हम सर्वप्रथम लेते हैं कि निबंध के जो तत्व हैं उनमें हम किस आधार को लें
तो पहला आधार हम लेते हैं अंगों के आधार पर निबंध के तत्वों का निर्धारण। अंगों के आधार पर निबंध के तत्वों का निर्धारण। हम अब तक जो जानकारी ली है उसमें ये तो जान चुके हैं कि किसी भी साहित्यिक रचना के दो पक्ष हो सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। अर्थात भाव और कला नाम के दो पक्ष होते हैं जिससे साहित्य का निर्माण होता है, या साहित्य में दो पक्ष निश्चित रूप से आपको उपलब्ध मिलेंगे, उपस्थित मिलेंगे। इसी तरह से निबंध में भी दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। निबंध साहित्य के अंदर का ये, बाहर का तो कोई विषय वस्तु है नहीं या कोई विधा है नहीं, तो इसमें भी दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। जब इनका समन्वय होता है, साहित्य में भी और निबंध में भी, जब भाव और कला पक्ष का समन्वय होता है तभी निबंध अपना स्वरूप ग्रहण करता है। यदि इनका समन्वय नहीं होगा तो निबंध अपना स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाएगा और वह एक विशिष्ट आकार को प्राप्त कर लेता है। तो निबंध के दो पक्ष माने गए हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और उसमें इन दोनों का समन्वय होता है और समन्वय के फलस्वरूप वह निश्चित स्वरूप और निश्चित आकार ग्रहण करता है। अब उन तीन तत्वों पे आते हैं जिसके आधार पर कि निबंध का निर्धारण होता है। निबंध का यह आकार तीन तत्वों से निर्मित होता है। ये तीन तत्व कौन से हैं? ये वो तत्व हैं जो हम जब से निबंध के बारे में पढ़ना शुरू किया है, तीसरी कक्षा के आसपास से निबंध पर चर्चा हमारे प्रारंभ हो जाती है, हम अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ से हम निबंध के जो तीन मूल बातें हैं और निबंध लिखते समय ध्यान रखते हैं वो आते रहे हैं। इसलिए इस पर हम बहुत अधिक विस्तार से तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये तीन तत्व हैं। पहला तत्व है प्रस्तावना, दूसरा तत्व है उपपत्ति और जिसे हम विषय प्रतिपादन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना, उपपत्ति या विषय प्रतिपादन जिसे हम कलेवर के नाम से भी जानते हैं या शरीर के नाम से भी जानते हैं निबंध के, और तीसरा है उपहार या उपसंहार। तो तीन चीज़ें या तीन तत्व निबंध के माने जाते हैं। क्योंकि हम इनमें पहले से ही पढ़ चुके हैं या इनकी जानकारी है, पूरी जानकारी तो हमने नहीं ली, लेकिन पता हमको है कि निबंध के में ये तीन चीज़ें होती है। हम छोटा सा निबंध भी लिखते हैं तो ये तीनों हम उसके अंतर्गत चलते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम निबंध का प्रारंभ करते समय ऊपर शीर्षक के रूप में लिखते हैं कि प्रस्तावना। जब किसी पद के प्रारंभ करते हैं उस पद के प्रारंभ में वहाँ का जो मुख्य जो शीर्षक है उसको लिखते हैं प्रस्तावना। फिर जहाँ प्रस्तावना समाप्त होती है, जहाँ उपपत्ति, प्रतिपादन या शरीर या कलेवर शुरू होता है, वहाँ उपपत्ति कर देते हैं। और इसी तरह सबसे अंत में जहाँ उपपत्ति समाप्त होती है वहाँ हम लिखते हैं उपसंहार। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में आते हैं हम ये लिखना बंद कर देते हैं। बिना लिखे ही हम निबंध को एक प्रवाह के रूप में बिना टूटे हुए, उपसंहार भी उसमें आ जाता है, उपपत्ति भी उसमें आ जाती है और प्रस्तावना भी उसमें आ जाती है। सारी चीज़ें क्रम से आ जाती है निबंध में। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। अधिक विस्तार से नहीं, एक छोटी सी जानकारी हम लेते हैं। तो प्रस्तावना में अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत निबंधकार अपने मन मस्तिष्क में, प्रस्तावना के अंतर्गत निबंधकार अपने मन मस्तिष्क में उपजी विषय वस्तु को पाठक हेतु, मस्तिष्क में जो चीज़ वो पाठक हेतु संक्षिप्त एवं रोचक तरीके से रखता है।
संक्षिप्त एवं रोचक तरीके से रखता है। जो निबंध में रखे जाने वाले विषय की तरफ पाठक का ध्यान आकर्षित करती है। प्रस्तावना के जो भीतर आने वाली जो बातें हैं वो इससे स्पष्ट हो जाती है कि लेखक के मन मस्तिष्क में क्या उपजा है, क्या आ रहा है। फिर वो संक्षिप्त और रोचक तरीके से लिखी जाती है और इस तरह से रोचक रखी जाती है कि पाठक का ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर ले। किसी घटनाक्रम को हम शुरू अखबार के किसी एडिंग को दिखा करके या किसी भी तरीके से इसको हम प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी घटना विशेष की चर्चा करते हुए हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं, या कोई परिणाम उस समय आया होता है तो उसको लेकर के हम रख सकते हैं। वो घटनाक्रम पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रस्तुत किया जाना है, या लेखक के मन में किस तरह से प्रस्तुति की बात है, क्या शैली है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा आता है उपपत्ति या विषय प्रतिपादन, या जिसे हम कलेवर भी कह सकते हैं और मध्य भाग भी कह सकते हैं। यह निबंध का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और आकारगत देखें, इस पर विचार करें तो आकारगत यह अन्य दोनों तत्वों से बड़ा होता है। यह प्रस्तावना से भी बड़ा होता है और उपसंहार से भी बड़ा होता है। तो फिर इसमें बड़ा होने के नाते क्या चीज़ें आती है? इसके अंतर्गत निबंधकार विस्तार से अपने विषय को स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। जो विषय उसके मनोमस्तिष्क में है, जो विषय वस्तु उसके भीतर है, उसको विस्तार से स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ तो सिर्फ प्रस्तावना से ध्यान आकर्षित कर रहा था, विस्तार नहीं था। यहाँ क्या है? विस्तार से स्पष्ट करेगा। इसे विविध रूपों में, विविध शैलियों में निबंधकार अपनी रुचि के अनुसार प्रकट करता है। शैलियाँ अलग अलग हो सकती है, विभिन्न रूप उसको हो सकते हैं, लेकिन निबंधकार अपनी रुचि के अनुसार उसको प्रकट करेगा। ये नहीं है कि वो अपनी रुचि के विरुद्ध करेगा। हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, अपनी एक शैली होती है, अपना एक तरीका होता है, उसके अनुसार ही करेगा। उदाहरणों एवं घटनाक्रमों या अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत विचारों को लेकर के तर्क वितर्क द्वारा अपनी बात का या तो समर्थन करता है या किसी अन्य विचार का विरोध करता है। तो इसमें भी कई चीज़ें आ जाती है, जैसे विचारात्मक है, भावात्मक है। जिस किसी भी तरीके का निबंध होगा तो उसमें शैलियाँ अलग अलग काम में ले सकता है, या एक के अंतर्गत ही कई शैली रूप भी हो सकते हैं। फिर घटनाक्रम विविध हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घटनाक्रमों को निबंध में नहीं शामिल किया जाता, एक या दो घटनाक्रम ही होते हैं। और उसके बाद अपने विचारों को किसी विषय वस्तु के पक्ष में या किसी वस्तु के विपक्ष में तर्क वितर्क से स्पष्ट करता है। या तो विरोध करेगा या पक्ष लेगा और उसको समर्थन देगा, अपनी जो बात है उसका समर्थन करेगा। तो ये हो गई उपपत्ति। तीसरी जो चीज़ और अंतिम जो इसका तत्व है वो है उपसंहार। हमने पाठक को आकर्षित करने के लिए भी लिख दिया, हमने अपना जो तर्क वितर्क जो था वो भी स्पष्ट पाठक के सामने कर दिया। तो फिर बचता क्या है? उसके बाद बचता है कि हम जो चीज़ निष्कर्ष के रूप में निकाल सके या अंतिम रूप से हमारे जो विचार हैं उस विषय वस्तु पर, वो पाठक के सामने रखते हैं, ताकि पाठक को हम यह बता सकें कि हमारे विचार इस पर क्या हैं और वो किस तरीके से उचित हैं, और यदि उचित नहीं है या तो उचित नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि हम करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो हमें क्या दुष्परिणाम भुगतना होगा। वो सारी बातें
उपसंहार के अंतर्गत होती है, लेकिन संक्षेप में। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि निबंधकार पूर्व में कही गई अपनी बातों में से, पूर्व का मतलब कोई बहुत पहले नहीं, इस निबंध में ही पहले जो बातें वो लेके चला है, उसमें अपने निष्कर्षों की जो प्राप्ति या अप्राप्ति, सफलता या असफलता जो भी उसको मिली है, दर्शाते हुए अपनी बात को विराम देता है। संक्षेप में कहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि उपसंहार के अंतर्गत निबंधकार अपने निबंध में पूर्व में कही गई अपनी बातों में से मुख्य बातों को संक्षेप में रखते हुए अपने निष्कर्षों की प्राप्ति या अप्राप्ति को दर्शाते हुए अपनी बात को विराम देता है। तो इस प्रकार से निबंध उपसंहार के साथ पूर्ण हो जाता है। जो एक बात लेके चला है लेखक, एक विचार लेके चला है लेखक, या एक भाव लेके चला है लेखक, उसको वहाँ वो अपनी बात को पूरी करते हुए इसको समापन की तरफ ले जाता है। यहाँ समापन हो जाता है। अब हम एक बार फिर से कि निबंध के तत्वों का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है, अर्थात आधारों पर किया जाता है, वो आधार कौन से हैं, तो ये भी हमने देखा। कौन कौन से आधार लिए थे हमने? अंग, पहला आधार था अंग जो निबंध के होते हैं, दूसरा था व्यक्तित्व जो लेखक का होता है, और तीसरा आधार अभिव्यक्ति जो लेखक के द्वारा ही होती है। तो तीन आधार लिए, और तीन आधारों में से पहला आधार अंगों के आधार पर लिया था, जिसमें हमने देखा कि इस आधार पर निबंध के तीन तत्व हो सकते हैं। वो है प्रस्तावना, उपपत्ति और उपसंहार। और तीनों में या तीनों तत्वों से मिलकर के निबंध यहाँ पूर्ण हो जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निबंध के तत्वों का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है, नाम लिखिए। फिर निबंध के तत्वों के निर्धारण के आधार लिखते हुए एक आधार अंगों के आधार पर निबंध के तत्वों का निर्धारण कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है, इसको आप हल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लिखेंगे क्यों? लिखने से आप पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं किसी भी विषय पर। यदि नहीं लिखेंगे तो आप स्पष्ट नहीं हो पाओगे, आप गलतफहमी के शिकार रहोगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।